स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम कर रहे हैं आरटी एकेडमी पर चैप्टर फ्लूइड्स। ना सिर्फ चैप्टर फ्लूइड कर रहे हैं, जबकि क्लास 11 का पूरा कोर्स चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं आपके साथ। टॉपिक बायंसी और एपरेंट वेट आज का एजेंडा है। खैर, क्लास जो है वो 11th है, 12th नहीं है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th क्लास। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कॉन्सेप्ट दैट इज बायंसी पे। तो बायंसी क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं बेटा कि हमारे लिए एक कंटेनर है और कहानी क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड की चल रही है तो ले देकर स्टैटिक फ्लूइड पे ही हमें रहना है, इसके आगे पीछे नहीं जाना है, गड़बड़ नहीं करनी। स्टैटिक फ्लूइड पे ही अपनी जिंदगी टिकी है अभी। और ये रहा अपना कोई फ्लूइड इस तरह से। ये फ्लूइड का कोई कंटेनर है जिसमें हमने फ्लूइड को कंटेन कर रखा है और इसके अंदर ये रहा लिक्विड। लिक्विड की कुछ डेंसिटी है, लिक्विड आइडियल है, नॉन विस्कस, फलाना ढमकाना, नॉन कंप्रेसिबल। इसको कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी परिवर्तित नहीं की जा सकती। तो डेंसिटी हम मान लेते हैं इस लिक्विड की कितनी है बेटा, रो है। आप जानबूझकर इस कंटेनर में कोई एक इस लिक्विड में मटेरियल डाल दें, जैसे ये, ठीक। थोड़ा सा मोटा बनाना चाहिए इसे, आपको दिखेगा साफ, ठीक। अब देखें, ये जो पोर्शन आया जिसे आप इस पिंक डब्बे में देख रहे हैं, ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। लिख देता हूं आपके लिए, स्फेरिकल बॉल है और सॉलिड है। तो लॉजिकली जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम लिक्विड हट गया होगा। अब अगर हम इस पर कुछ फोर्स वगैरह लिखने की कोशिश करें तो आप पाओगे इसका जो वेट है mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। जब भी कभी ये सॉलिड इस लिक्विड में सबमर्ज या इमर्ज होगा तो ये लिक्विड इस पर ऊपर की तरफ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगी, जिसको FB, फोर्स ऑफ बायंसी हम बोलेंगे, ठीक। तो ये फोर्स लगाना किसी सॉलिड के लिक्विड में सबमर्ज होने पर वर्टिकल डायरेक्शन में लिक्विड द्वारा सॉलिड पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाना कहलाता है फिनोमेनन ऑफ बायंसी। क्लियर है मेरी बात? हम लिखेंगे whenever a solid is submerged into a liquid, then the liquid exerts force on the solid in upward direction. ध्यान दें, जब भी कभी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में सबमर्ज किया जाएगा तो वो लिक्विड उस सॉलिड पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बायंसी, और दूसरे शब्दों में इसे बोला जाता है बायंड फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी या बायंड फोर्स, ठीक है। इसी का तीसरा नाम होता है बेटे अपथ्रस्ट। क्या नाम होता है बेटे? अपथ्रस्ट। इसी को हम लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो दिमाग में रखें, 3 नाम है इसके। और ये फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी, ये जो फोर्स लगाने का फिनोमेना है, इसे हम बोलते हैं बायंसी। दिस फिनोमेना is called as बायंसी। ध्यान रखें,
फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है और सराउंडिंग लिक्विड के द्वारा लगती है। इतनी सा कॉन्सेप्ट है और ये बायंसी, यही हिस्सा में पढ़ना है, जानना है कि ये क्यों लगती है वगैरह वगैरह। कॉन्सेप्ट देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? अगेन देखिए, यू हैव अ कंटेनर, जैसा हम बना लेते हैं अभी, छोटा मोटा कंटेनर हमने बना लिया और ये पाया ये इस तरह से, और उसके बाद इसमें कोई एक सॉलिड डुबो दिया गया, ऐसे मान लेते हैं। सॉलिड डुबोगे तो अंदर का पानी तो चला गया। ध्यान देना बच्चों कि तुमने जब इसमें सॉलिड डुबोया तो ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि इसके अंदर आप देखोगे तो ये सॉलिड पूरा भरा हुआ है। जब ये बॉक्स तुमने इस लिक्विड में नहीं डुबोया था उस वक्त तुम देखोगे कि इस सॉलिड की जगह पर लिक्विड मौजूद था। अब जब तुमने ये सॉलिड यहां डाल दिया तो दिस मच वॉल्यूम, जो कि यहां पर स्फेरिकल बॉल जिसे आप बोल रहे थे, ये जब डाल दी गई तो ये स्फेरिकल बॉल यहां पर आ गई। तो यहां का लिक्विड कहां गया? साइड हट गया। कंप्रेस तो हो नहीं सकता, तो जब ये साइड हटेगा तो लेवल राइज कर जाएगा, और राइज कर जाएगा तो लिक्विड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। हम कहेंगे लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? सॉलिड के द्वारा। पहले इस वॉल्यूम में लिक्विड था, अब जब सॉलिड सबमर्ज किया गया, डुबो दिया गया इसके अंदर, तो यहां आ गया सॉलिड। अब मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, तो भाई साहब अगर इस स्पेस पे ये आ गए तो इस स्पेस को, लिक्विड को खाली करना पड़ा होगा। तब जो उन्होंने इस स्पेस को खाली किया तो वो लिक्विड हटा, डिस्प्लेस हुआ। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ? जितना वॉल्यूम तुमने अंदर डुबो दिया, तो उतना ही वॉल्यूम राइज कर गया होगा। ये जो लिक्विड राइज किया है इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये मत समझिएगा एग्जैक्टली वही लिक्विड है जो पहले स्फेरिकल पोजीशन पे था, लेकिन इसका वॉल्यूम उतना ही है जितना कि स्फेरिकल पोजीशन पे था। कारण क्या है कि जितना वॉल्यूम आया उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो उतना ही वॉल्यूम राइज कर जाएगा। और इसका वॉल्यूम अगर v, ये v, तो हम इस v को एक छोटा सा नाम दे सकते हैं और कह सकते हैं v का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड ये कह सकते हैं। ठीक, अच्छी बात। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced is equal to volume of solid submerged। ये कह रहा है कि जितना वॉल्यूम लिक्विड का तुमने डिस्प्लेस कराया उतना ही वॉल्यूम सॉलिड का तुमने सबमर्ज कराया था। उसको उल्टा बोल लो, जितना सॉलिड डूबेगा, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, जितना पोर्शन डूब गया है उसकी बात हो रही है। अगर पूरा सॉलिड डूब गया जैसे मैंने दिखाया है तो पूरा वॉल्यूम, लेकिन अगर इसका आधा पोर्शन डूबा होता तो आधा, 1/4 डूबा होता तो 1/4। व्हाटएवर पार्ट ऑफ सॉलिड इज इनसाइड द लिक्विड, जितना पोर्शन सॉलिड का लिक्विड के अंदर है उतना वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। ये कहलाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब मान लीजिए आपके पास कोई कूल जलूल टाइप का कोई मटेरियल, नॉर्मली जैसे एक पेन ले लेते हैं, तो इस पेन का कितना होगा वॉल्यूम बताइए। इसका कैप खोल लेते हैं, बताइए इस कैप में जो मटेरियल उसका कितना वॉल्यूम है, नहीं पता। तो एक काम करो, ऐसा मेजरिंग सिलेंडर लो जिसमें ऐसे मार्किंग लगी हो वॉल्यूम की, इसको इसमें डुबो दो, लिक्विड राइज कर जाएगा। जितना वॉल्यूम लिक्विड का राइज किया उतना इस मटेरियल का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम किसी भी अनइवन काइंड ऑफ शेप जिसका आपको ज्योमेट्री से फॉर्मूला नहीं पता है, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स यूरेका वाले आदमी। ये कहानी में थोड़ी एम्बिग्युइटी है, सत्य है कि नहीं, परंतु ऐसा है। बात सबमर्ज की हुई थी तो क्यों ना सबमर्ज वाली ही कहानी बताई जाए बेटा आपको। तो आप देखेंगे कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक कंटेनर है और कंटेनर ऐसे ही रख लीजिए और इसमें आप कोई लिक्विड यहां तक भर लीजिए। इस तरह से, और अब आप एक सॉलिड डुबोइए साहब इसमें इतना।
आप ये जरूर पाएंगे ये जो जोन है जितना मैंने बनाया, ठीक, देखिए ये जोन, ये वो जोन है बेटा जो जोन सबमर्ज्ड है। हम लिखेंगे सबमर्ज्ड पार्ट। अगर बेस का एरिया A है और ये डिस्टेंस बेटा x है, तो तुम कहोगे वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है। तो तुम वॉल्यूम सबमर्ज्ड को कहोगे A टाइम्स x, एरिया इंटू लेंथ। ये है हमारा वॉल्यूम सबमर्ज्ड। जबकि टोटल वॉल्यूम अलग है, ऊपर वाले हिस्से से मुझे कोई मतलब नहीं है। This part will not displace what? Liquid। ये वो पार्ट है जो लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं करता, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया नहीं करेगा तो नहीं करेगा क्योंकि ये लिक्विड के अंदर गया ही नहीं। अच्छा भाई, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसके बारे में जानकारी दो। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वो बताओ जरा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड भी कितना आएगा बेटा? A इंटू एक्स, ये आएगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। क्लियर है मेरी बात? ये मतलब है इस पूरी कहानी का। और इस वॉल्यूम के डिस्प्लेस होने पर बायनेंसी फोर्स आती है। बायन फोर्स comes in picture ये पिक्चर में आती है कब? When solid is submerged। सॉलिड सबमर्ज किया जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड। लिक्विड को डिस्प्लेस किया जाएगा तब बायनेंसी की फोर्स पिक्चर में आएगी। तो चलो बायनेंसी की फोर्स क्या होती है उसे समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉज ऑफ बायनेंट फोर्स। आओ भाई बायनेंसी की फोर्स देखते हैं। मैं अभी इसमें कोई सॉलिड डुबो नहीं रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस ये जो कंटेनर मैंने लिया हुआ है इस कंटेनर में थोड़ी बहुत बातें अच्छी अच्छी करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल टाइप का, व्हाटएवर जो भी है, और इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिएगा गौर से, मैं जानबूझकर इसमें काम कर रहा हूं कि आपके लिए एक सिलिंड्रिकल टाइप की शेप डिजाइन कर रहा हूं और हम ये मान रहे हैं कि ये वो पोर्शन है जिसके अंदर का जो लिक्विड है बेटा वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है ना? हमारे काम का नहीं। ठीक, ये इस तरह से हमारे काम का नहीं का मतलब ये कि हमने इस बीच के लिक्विड को सराउंडिंग लिक्विड से अलग मान लिया। अलग मान लिया मतलब हमने इस लिक्विड को डिस्प्लेस करा दिया इस तरह से। इतने पोर्शन की बात कर ली। इसका एरिया देखोगे तो बेटा A का हो गया। चलो गौर से देखो, एक्सपोज्ड सरफेस से ऊपर वाले की हाइट हम मान लेते हैं बेटा कितनी? h1, और एक्सपोज्ड सरफेस से ही इस नीचे वाले सरफेस की हाइट हम मान लेते हैं बेटा कितनी? h2। तो लॉजिकली तुमको तुरंत ही दिखने लग जाएगा कि सर ऊपर की दिशा से नीचे की तरफ एक फोर्स आएगी F1 जो इस सरफेस पे लगेगी, और नीचे की दिशा से ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगी F2 जो इस दिशा में लगेगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? कॉमन सेंस है। इस जगह पे कोई प्रेशर होगा जिसको P1 बोलोगे और इस जगह प्रेशर होगा जिसको P2 बोलोगे, और P1 की वजह से F1 नीचे आएगी और P2 की वजह से F2 ऊपर आएगी। तो अगर आप F1 की बातें करें तो आप लिखेंगे P1 इंटू एरिया, और अगर आप F2 की बातें करें तो आप लिखेंगे P2 इंटू एरिया। तो चुपचाप से पहले P1 निकाल लें और फिर P2 निकाल लें, अलग अलग लेवल्स पे प्रेशर। P1 की वैल्यू देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1 आएगी। P2 की वैल्यू देखें तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H2।
भाई हाइट h2 है तो h2 प्रेशर, और हाइट h1 है एक्सपोज से तो h1 प्रेशर। तो अब अगर आप F1 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं P0A प्लस रो जी H1A। P2 लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं P0A प्लस रो जी H2A। ये रहा। अब इस लिक्विड पे इसका वेट भी काम कर रहा है। जो डब्बा तुमने डुबोया है, चाहे लोहे का हो चाहे किसी भी चीज का हो, व्हाटएवर जो भी शेप हमने बनाई है, इसका अपना वेट भी हो सकता है, पर हम वेट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट कंसीडरिंग द फोर्सेस ड्यू टू लिक्विड ओनली। लिक्विड प्रेशर की वजह से फोर्स की बातें कर रहे हैं, ठीक। फोर्स ड्यू टू लिक्विड ओनली, ये डिस्कशन हमारा चल रहा है। और फोर्स ड्यू टू लिक्विड ओनली का मतलब जो लिक्विड की प्रेशर की फोर्स है उसकी बातें कर रहे हैं इस बॉक्स पे। तो तुम्हारे पास जो F नेट लिखोगे बेटा, वो लिखोगे F2 माइनस F1। ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो गौर से, बाकी सब टर्म सेम है, H1 छोटा और H2 बड़ा है, इस वजह से तुम पाओगे कि F2 की वैल्यू ज्यादा है और F1 की वैल्यू कम है, ठीक। और अगर F2 बड़ा और F1 छोटा है तो जो F नेट आ रही होगी बेटा वो पक्का पक्का अपवर्ड्स आ रही होगी, ऊपर की तरफ आ रही होगी। इस वजह से आप देखेंगे कि बायनेंसी की फोर्स हमेशा लिखी गई थी कि वर्टिकली अपवर्ड्स काम किया करती है। अब F नेट को देख लो बेटा, और F नेट कैसे लिखा जाएगा वो देख लो बेटा। F2 की जगह देखो क्या लिखा जाएगा, तुम लिखोगे P0A प्लस रो जी H2A माइनस F1 की जगह लिखोगे P0A, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, साइन बदलेगा माइनस के साथ, तो रो जी H1A। इस प्रकार की फोर्स होगी। P0A से P0A कैंसिल, तुम्हारे पास आएगा रो जी H2A माइनस रो जी H1A। इसमें सारी चीजें कॉमन आ रही हैं, रो जी A कॉमन आ रहा है, जो अंदर बच रहा है वो है H2 माइनस H1। इस डब्बे को जरा बेटा गौर से देख लेना, इस डब्बे को H2 माइनस H1 को, आओ देखो H2 पूरा H1 ये, तो ये जो हाइट है हमारे डब्बे की वो एक्चुअली H2 माइनस H1 ही है, तो इसे हाइट ऑफ कॉलम बोल से ये डब्बा बोल सकते हैं। तो रो जी A इंटू H ऐसा बोला जा सकता है। अगेन अगर आप A इंटू H वाले डब्बे को बहुत गौर से देखेंगे तो हाइट इंटू एरिया ऑफ द बॉक्स इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो अल्टीमेटली चीज क्या बन गई, रो जी V। ये रही आपकी नेट फोर्स। ध्यान दीजिए कि जो आपने नेट फोर्स निकाली उसे मैं यहां लिख रहा हूं अब आपके लिए। नेट फोर्स निकाली गई, वो लिखी गई V रो G। इसका थोड़ा एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब इस पर टीका टिप्पणियां करें। ये वॉल्यूम कितना है? ये वॉल्यूम उतना है जितना हमने सॉलिड समझा था, समझा नहीं था, जितना सॉलिड इसके अंदर माना था, यानी जितना लिक्विड तुमने डिस्प्लेस कर दिया था। तो अल्टीमेटली ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वॉल्यूम के बराबर है। जी तो जी, उसका तो कोई लॉजिक नहीं। ये डेंसिटी क्या है? इस बॉक्स के मटेरियल की डेंसिटी है? जवाब है नहीं। हम तो प्रेशर वाले फोर्स लिखकर आ रहे हैं, और प्रेशर इस सॉलिड की वजह से नहीं, प्रेशर तो लिक्विड की वजह से है। इसलिए फॉर्मूले के अंदर जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी। तो जो F नेट आपकी निकल कर आ रही है वो फोर्स का फॉर्मूला पूरी डेफिनेशन के साथ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी बन रहा है। और ये जो V रो G फॉर्मूला बन गया, यही हमारी कहलाई बायन फोर्स। क्या कहलाई बेटा? बायन फोर्स। पहले पढ़ा कहां से आया ये? बिल्कुल लॉजिकल, एकदम आसान, सस्ता, ठीक है ना? ये बिल्कुल नॉर्मल है, आसान है, लल्लू है, काम हो जाएगा। अब ये जो बायंसी की फोर्स निकल आई वो V रो G निकल आई, और कॉज ऑफ बायंट फोर्स अगर आप सोचो क्या निकल कर आया, कॉज ऑफ बायंट फोर्स के नाम पर निकल के आया प्रेशर डिफरेंस। क्या निकल के आया साहब? प्रेशर डिफरेंस निकल कर आया। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आएगा वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसे हम बायंसी की फोर्स बोल रहे हैं। चलो अगला देखो, लिखा जा रहा है बायंसी की फोर्स इक्वल टू V रो G, जहां पे लिक्विड का डेंसिटी और लिक्विड का ही ये डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम है। चला मैं V और रो की बातें करता हूं। V ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसा सोचना चाहिए।
और रो ऑफ लिक्विड सोचना चाहिए। आप इसे जरा गौर से देखें कि कौन है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो मास होता है। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की बातें करने लग गए हो तुम, क्योंकि डेंसिटी भी लिक्विड की लिए है और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम लिया है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो मास होता है। तो अगर तुम बायंसी की बातें करने लग जाओ, फिर से बायंट फोर्स की बातें करने लग जाओ, तो V और रो की जगह तुम लिख सकते हो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और उसके बाद तुम मल्टीप्लाई कर दो G से, तो साहब ये भी काम कर जाएगा। और ये काम कर गया, तुम जानते हो कि जिसे तुम mg बोलते हो उसे तो तुम वेट बोला करते थे। क्या बोलते थे? वेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायंट फोर्स है बेटा वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड के वेट के बराबर है। बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर, ये इंपॉर्टेंट बात। तो मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट कर लीजिए, उतने वेट के बराबर की फोर्स बायंसी की होगी हमारे ऑब्जेक्ट पे। आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब आप देखें कि अगर आप V डिस्प्लेस्ड ज्यादा कर दें तो बायंसी की फोर्स बढ़ जाएगी, यानी जितना बड़ा कंटेनर आप डुबोएंगे उतनी ज्यादा बायंसी आएगी, छोटे कंटेनर पे कम आएगी। दूसरा, अगर आपकी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो भी तो आपकी बायंसी की फोर्स ज्यादा है, यानी अगर आप ऐसा पानी ले रहे हैं जिसकी डेंसिटी कम तो उसमें बायंसी आएगी कम, और अगर आप ऐसा पानी ले रहे हैं जिसकी डेंसिटी है ज्यादा तो उसमें बायंसी आएगी ज्यादा। इसी वजह से बोला जाता है कि सॉल्ट वाटर, उसमें नमक घोल दिया है तुमने तो फिर सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी और फ्रेश वाटर इसकी डेंसिटी कम होगी। तो लॉजिकली तुम ये कह सकते हो कि इट इज easier to float, swim in sea water than in fresh water. साफ पानी में तैरना मुश्किल है और समुद्र में तैरना रिलेटिवली ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि रिलेटिवली डेंसिटी सी वाटर की ज्यादा है और फ्रेश वाटर की कम है, तो बायंसी ज्यादा लगेगी, आराम से तैर पाओगे। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये रही आपकी बायंसी। अब बायंसी के बाद एपरेंट वेट की चर्चा करते हैं। एपरेंट वेट पे आओ, देखो क्या सीन है एपरेंट वेट का, बताता हूं। पहला केस तो एपरेंट वेट का आपको यही सीखना है कि एपरेंट वेट आखिर है क्या। तो वेट सीखो क्या है। वेट का मतलब होता है वो फोर्स जो अर्थ हम पर लगा रही है अट्रैक्शन की। हम अर्थ की फोर्स को मेजर नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? हवन कर सकते हैं। सुने क्या कर सकते हैं? स्प्रिंग से बैलेंस करो अपने ब्लॉक को। ये रही अपनी नेचुरल लेंथ। मान लो कि इसका जो खिसकना है वो x के बराबर हो गया, तो यहां पे तुम तुरंत चीखोगे कि सर इसका वेट तो नीचे काम कर रहा था और स्प्रिंग फोर्स इस पर ऊपर काम कर रही थी। तो आप देखोगे कि यहां लिखा हुआ है बेटा mg और यहां लिखा हुआ है fsp, और दुनिया वाले ऐसा कहेंगे कि जब बैलेंसिंग हो जाएगी तो ऐसे में fsp की वैल्यू जो है वो mg के बराबर हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? fsp का क्या मतलब है? सर k इंटू x मतलब है m इंटू g। कंपनी से जब आप स्प्रिंग खरीदे तो कंपनी वालों से पूछ ले कि भैया k कितना है, कंपनी वाले k बता देंगे। और उसके बाद जब ये ब्लॉक इस पे बैलेंस होगा स्प्रिंग पे, तो आप x नाप लीजिए। x नापने के बाद k इंटू x की जो रीडिंग होगी वो उसके वेट के बराबर होगी। तो एक्चुअली ये है वेट, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये तो धरती माता लगा रही है, लेकिन ये वो फोर्स है दैट बैलेंसेस वेट। ये वो फोर्स है जो वेट को बैलेंस कर रही है।
और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुम कहोगे एट इक्विलिब्रियम दिस बैलेंसिंग फोर्स इज इक्वल टू द वेट। तो तुम बैलेंसिंग फोर्स को मेजर करते हो और कहते हो कि वो वेट के बराबर है। क्लियर है मेरी बात? तो यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यू मेजर बैलेंसिंग फोर्स और उसके बाद एंड रिपोर्ट इट इक्वल टू वेट, और फिर आप इसे वेट के इक्वल पुट कर देते हैं। तो आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने वेट मेजर कर लिया। एक्चुअली आप वेट को बैलेंस करके ये बता रहे हैं कि इतना फोर्स लगाकर हमने बैलेंस कर लिया है तो वेट भी इतना ही रहा होगा। तो इसमें क्या चमत्कार है? तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते उनको इनडायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम मैं बताता हूं कहां आती है। प्रॉब्लम साहब यहां आती है कि अगर ये बैलेंसिंग फोर्स में घपला हो जाए, बैलेंसिंग फोर्स बदल जाए, वेट तो नहीं बदलेगा, अर्थ तो तुम्हें उतने अट्रैक्शन से घसीट रही है, तो mg में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा केस बन जाए जिसमें ये फोर्स बैलेंसिंग वाला पोर्शन बदल जाए, तो फिर आप बदली हुई फोर्स को ही वेट समझ रहे होंगे और रिपोर्ट कर रहे होंगे। ऐसा वेट कहलाएगा एपरेंट वेट, असली वेट नहीं। वेट तो वो है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक्सपीरियंस करना मतलब वेट को बैलेंस करने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो। अब ये फोर्स अगर पूरे वेट को बैलेंस करने के लिए लग रही है तो तुम कहोगे कि हाँ इतना वेट है, पर अगर कोई दूसरा सोर्स भी फोर्स लगा रहा हो और तुम्हें कम लगानी पड़ रही हो तो तुम्हें वो पार्टिकल हल्का महसूस होगा और तुम कहोगे भारी नहीं है यार, इसका वेट तो कम है क्योंकि मुझे बैलेंस करने के लिए कम लगानी पड़ रही है। और तुम रिपोर्ट तो बैलेंस वाली फोर्स लिख रहे हो। ये जो बैलेंस करने वाली फोर्स का रिपोर्ट है ना, ये कहलाता है एपरेंट वेट। देखिए देखिए आपके सामने एक कंटेनर का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक, और आप इसमें किसी तरह का कोई लिक्विड डुबोकर रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई लिक्विड वाटर कंसीडर कर सकते हैं, हमारी दुनिया वाटर में बहुत ज्यादा खेल रही है इसलिए, लेकिन कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी कितनी बेटा इसकी? रो। मान लेते हैं कि इसमें कोई एक स्प्रिंग बैलेंस हमने लगा दिया है, जिस स्प्रिंग बैलेंस से आप किसी सॉलिड का वेट मेजर करेंगे इस तरह से। यहाँ का लिक्विड भी डिस्प्लेस हो गया भाई, और ये जो हमारे स्प्रिंग है वो आके अटैच हो गई इस पे। अब आप देखें कि आपने ये जो लेवल बनाया हुआ है, जो ऊपर मैं बना रहा हूं आपके लिए, वो नेचुरल लेंथ है और ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट है जिसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं। और मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ के बीच में x नॉट का खिंचाव हो चुका है। तो अब इसमें दो तरह की फोर्सेस आपको दिखाई देंगी। एक दिखाई देगी इसकी वेट, एक दिखाई देगा स्प्रिंग फोर्स, और एक आ जाएगा बच्चा बायंसी। ये भी तो आएगा जब आप यहाँ आएगा। तो ये आ रहा है FSP, ये आ रहा है बायंसी, और ये आ रहा है इसका वेट। अगर तुम इसी कहानी को एयर में वेट कर रहे होते तो जो वेट आप मेजर करते वो W के बराबर होता, यानी जो आपकी FSP होती वो इसके वेट W यानी कि रियल वेट mg के बराबर होती, क्योंकि एयर में तो कोई दूसरी बैलेंसिंग फोर्स है नहीं, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही बैलेंसिंग है, और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही अगर बैलेंसिंग फोर्स है तो लॉजिकली स्प्रिंग फोर्स ही काम कर रही है। अब यहां पे क्या केस है? इन लिक्विड के केस में आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, गौर से देखें। लिक्विड के केस में तीन फोर्सेस आ गई, एक बायंसी, एक स्प्रिंग और एक वेट। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बातें कर लो। एट इक्विलिब्रियम में क्या होना है? तो तुम कहोगे बायंसी की फोर्स प्लस स्प्रिंग की फोर्स बराबर वेट यानी कि mg।
अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितनी है, तो तुम कहोगे mg माइनस एफ ऑफ बाय एन सी। ये आ गया साहब। ये जो mg है वो उसका रियल वेट है, और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये वो बैलेंसिंग फोर्स है जिसे आप एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी को उठाने के लिए, और आप फील करते हैं कि बॉडी इतनी ही भारी है जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं। इसी चीज को हम नाम देते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब बॉडी का वो वेट जो आपको महसूस हो रहा है। महसूस होने का मतलब आपको कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ रहा है ताकि आप इस बॉडी को बैलेंस कर पाए, इसके वेट को बैलेंस कर पाए। अब अगर मैं इसे बोलूं कंडीशन 1 और इसे बोलूं कंडीशन 2, तो आप कहेंगे कि जो वेट सेकेंड कंडीशन में है वो कम है वेट इन फर्स्ट कंडीशन से। यानी कि जितना वेट आपको महसूस हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में वो ज्यादा है और सेकेंड कंडीशन में कम है। उसका कारण है स्प्रिंग फोर्स 2 कम है स्प्रिंग फोर्स 1 से। फर्स्ट केस में आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी और सेकंड में बैलेंस करने के लिए बायंसी की वजह से कम लगानी पड़ी। तो जब भी कभी लिक्विड इस केस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और लिक्विड के अंदर किसी चीज को हम उठा रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे, तो बायंसी की वजह से हमें उसके वेट से कम फोर्स लगानी पड़ेगी और चीजें हमें हल्की महसूस हो रही होंगी, पहले से वेट कम महसूस हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड में बॉडीज हल्की फील होती है। बॉडी जो है वो लिक्विड में हमेशा हल्की फील होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, हल्की फील होती है, अच्छा लग रहा है, वेट कम हो जाता है। अब यहां पर फ्रॉम टू एक बातें करते हैं। इक्वेशन 2 को देखना, बहुत गौर से देखना, काम की चीज है। अगर ऐसा हो जाए कि बायंसी की फोर्स बॉडी के वेट के बराबर हो जाए, यानी कि बायंसी की फोर्स एग्जैक्ट बॉडी के वेट के बराबर हो गई, तो आपको जो स्प्रिंग फोर्स है वो दिखेगी mg माइनस एफ ऑफ बायंसी, और तुम कह रहे हो कि ये बराबर है, तो फिर mg माइनस mg बायंसी की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू को, तो मिला जुला करके आया 0। तो आपको कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा इसे बैलेंस होने के लिए, क्योंकि वेट को तो बायंसी ने ही बैलेंस कर लिया। लकड़ी पानी में डुबो नहीं डूबती है क्योंकि उसके वेट को बायंसी बैलेंस कर लेती है। तो भैया बैलेंस कर लिया भाई साहब ने, आपको स्प्रिंग फोर्स लगाना ही नहीं पड़ा। नो बैलेंसिंग फोर्स रिक्वायर्ड। किसी तरह की फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगी। यानी अगर आप लकड़ी को पानी में उठाना चाहो तो उसका भार ही महसूस नहीं होगा। क्यों महसूस नहीं होगा? अरे बायंसी उसे उठा ले रही, तुम्हें काहे को उठाना है, तुम्हें तो फोर्स लगानी नहीं। अब अगर तुम्हें कोई भार महसूस नहीं होगा तो जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहां आ जाएगा। इसे हम कहेंगे कंडीशन ऑफ वेट लेसनेस। वेटलेसनेस की कंडीशन, बॉडी का वेट हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? एकदम नॉर्मल सिंपल आसान कॉन्सेप्ट। ये था बायंसी का कुछ अच्छा केस। इसके बाद एक बहुत सरल सी चीज है हमारे लिए, वो कर लेते हैं। वो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये सॉलिड बॉडीज पे होल्ड करता है, हॉलो बॉडीज पे इसका कोई रोल नहीं है। दो फॉर्मेट है इसके, एक डेंसिटी के टर्म में और एक टोटल फोर्स के टर्म में। तो काम करते हैं, देखिए क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, जैसे ये टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये अब इसमें लिक्विड भर दीजिए आप।
आप इसके अंदर किसी सॉलिड बॉडी को डुबो दीजिए, जैसे डुबो दिया। अब बताइए ये बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? बचपन का कॉन्सेप्ट है लेकिन आना चाहिए। हम मान लेते हैं कि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, पूरा सॉलिड हमने डुबो रखा है, तो लॉजिकली इस सॉलिड पे दो तरह की फोर्सेस काम करेंगी। नीचे की तरफ काम करेगा इसका mg यानी वेट, और अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी बेटा बायंसी, ठीक है ना। अब देखिए बायंसी की फोर्स को जब लिखेंगे तो लिखेंगे v रो ऑफ लिक्विड इनटू g, और जो mg इसका वेट है जिसे आप w से डिनोट करते हैं वो आएगा बेटा v, वॉल्यूम तो सेम है क्योंकि पूरा सॉलिड डुबो रखा है, तो जितना सॉलिड डूबा उतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, इनटू रो ऑफ सॉलिड इनटू g। अब यहां पर तीन केसेस आपके सामने आ जाएंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। दूसरा केस यहां पर आपके सामने बनेगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और तीसरा केस आपके सामने बनेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो देखें बेटा यहां पर अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड बराबर हो गए तो आपको दोनों फोर्सेस में V और G तो इक्वल दिखाई दे रहे थे। लड़ाई किसकी थी? लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी की। अगर तुमने लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा बताई और सॉलिड की डेंसिटी कम बताई तो तुम सीधा सीधा ये कहने लग जाओगे कि जो बायंसी की फोर्स है बेटा वो ज्यादा हो गई है सॉलिड के वेट के। अगर वेट से ज्यादा हो गई बायंसी तो लॉजिकली अपवर्ड फोर्स डोमिनेट कर रही है, डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेट हो रही है, तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स है बायंसी, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और हम कहेंगे कि बॉडी अल्टीमेटली फ्लोट करने वाली। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस के अंदर अगर हम सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा मान लें तो फिर आपको दिखाई दे रहा है कि वेट ज्यादा हो जाएगा और बायंसी की फोर्स कम हो जाएगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी, वही डोमिनेंट रहेगी, और अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स छोटी हो जाएगी। तो ऐसे में ये पार्टिकल जो है, ये बॉडी जो है वो सिंक करने वाली। तीसरा केस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब ये हुआ कि बायंसी की फोर्स और वेट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, बराबर रहेंगे, तो ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा। लेकिन बराबर तो तब हो पाएंगे जब हमारा पूरा सॉलिड लिक्विड के अंदर डूबा होना चाहिए। जितना सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टे करेगा एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर स्टे करेगा, और ये किसी कीमत पर ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा। जिस लेवल पे आप इसे छोड़ देंगे उस लेवल पे ये रुका रहेगा। तो हम लिखेंगे neither sinks nor floats। फ्लोट्स का मतलब, अच्छा ध्यान देना, कई बच्चे किसी एक जगह पे रुके रहने को ही फ्लोटिंग बोलते हैं। फ्लोटिंग का रियल कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉडी का कुछ हिस्सा लिक्विड के बाहर रह जाए। ये पोर्शन लिक्विड के बाहर है, अगर थोड़ा हिस्सा लिक्विड के बाहर है तो इसे फ्लोटिंग कहा जाता है। कंप्लीटली इमर्स है तो उसे फ्लोटिंग नहीं कहा जाता। तो जो थर्ड केस है इसमें वो किसी भी एक लेवल पे जहां भी आप छोड़ें, जैसे मान लीजिए यहीं छोड़ दिया, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर है तो बैलेंस है, रुक जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, फ्लोटिंग नहीं कहलाती है। इट विल स्टे एट एनी लेवल, इट विल नीदर सिंक नॉर फ्लोट। ये रहा फ्लोटेशन का लॉ। तो आपको ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ये तीन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, और उसके बाद इन कंडीशंस का जो आउटकम है वो भी याद होना चाहिए। कब फ्लोट, कब सिंक और कब स्टे एट अ सर्टेन पॉइंट। तो ये रही आपकी फ्लूइड स्टैटिक्स का आखिरी कॉन्सेप्ट, जिसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। हालांकि अब इस पे सवाल नहीं आता है, पर क्योंकि मेंशन्ड है तो पढ़ा दिया है। फ्लोटेशन 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है इसलिए अब आता नहीं है, लेकिन बायंसी आता है, तो बायंसी तक काम करेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और अपने लेक्चर को आज विराम देंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म होता है, इसके बाद हम काम करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स पे। डायनेमिक्स का मतलब पाइप में जो लिक्विड होगा, वाटर होगा या कोई भी लिक्विड फ्लो करने लग जाएगा, कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड करेगा फ्लो, तो पढ़ेंगे दो तरह के थ्योरम, एक कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम और एक बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल के बारे में जितना भी जानकारी निकालेंगे उससे वो एनर्जी कंजर्वेशन का ही लॉ है, लेकिन उसके 5 एप्लीकेशंस हैं। 5 एप्लीकेशन पढ़ते ही चैप्टर वो भी खत्म हो जाएगा। छोटा पार्ट है, अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। पूरे साल का कोर्स देखिए हमारे साथ आरटी एकेडमी पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आरटी एकेडमी पे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, पूरे साल का कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको। जितने कॉन्सेप्ट खराब हो जाएं आरटी एकेडमी पे आके बिल्डअप कर लीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्लूइड डायनेमिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू।